हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। देवरानी ले गई देवर को। सुहानी अपनी सास के पास बैठी होती है। उसकी सास काफी बीमार होती है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं। वो अपनी बहू का हाथ पकड़कर उससे एक वादा मांगती है। बहू, शायद आज के बाद मेरी सांसें ना चले, लेकिन मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। हाँ माँ जी, कहिए ना, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। और बार बार ये मत कहिए कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना कि आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बहू, जो इंसान मरने वाला होता है उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके पास अब समय नहीं है। मुझे मरने से डर नहीं लग रहा। मैंने अपने बड़े बेटे विवेक की शादी इसलिए जल्दी की क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे करण को माँ का प्यार उसकी भाभी से मिले। मैं जानती हूँ कि मैं अब और ज्यादा नहीं जी सकती। बहू, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर आने वाले समय में अगर तुम लोगों के पास किसी चीज की कमी होगी तो वो होगा किसी बड़े का साया। देख बहू, मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए तू मुझसे वादा कर कि तू अपने देवर का ख्याल एक भाभी बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर रखेगी, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है और अब तेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। सास की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अपना सिर हाँ में हिलाती है। जैसे ही सुहानी अपनी सास को ये वादा देती है कि वो अपने देवर का ख्याल बखूबी रखेगी, वैसे ही उसकी सास की अंतिम सांस भी उनके शरीर को अलविदा कह देती है। सुहानी फूट फूट कर रोती है और कुछ ही देर बाद सास का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। करण अब 25 साल का हो चुका था। क्योंकि करण अब बड़ा हो चुका था, इसलिए विवेक और सुहानी उसकी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि करण की अब शादी जो होने वाली थी। आज सुहानी बहुत खुश थी क्योंकि करण दूल्हे के जोड़े में बहुत सुंदर लग रहा था। देख करण, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे दूल्हा बने देख कितनी खुश होती। मैंने अपनी सास से वादा किया था कि तुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज तेरी शादी है और मैंने तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चुनी है। भाभी, आप भी तो मेरी माँ हो। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। आपने मेरे लिए जो किया है वो कोई सगी माँ भी नहीं कर पाती। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। घर में शहनाइयां बज रही थी। थोड़ी देर बाद विवेक के घर से करण की बारात निकल जाती है और इस तरह करण की शादी मानसी से होती है। मानसी दिखने में बहुत सुंदर और अमीर घर की लड़की थी। सुहानी बड़ी खुशी से अपनी देवरानी का स्वागत करती है। आओ मानसी, आज से ये घर तुम्हारा है। करण मेरा छोटा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घर को और करण को ढेर सारा प्यार दोगी। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस तरह मानसी का गृह प्रवेश हो जाता है। समय गुजरता है और शादी के शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीतते हैं। सुहानी अपनी देवरानी मानसी को सिर पर बिठाकर रखती है। उसे किचन का कोई काम नहीं करने देती, पर मानसी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे सुहानी का करण पर इतना हक जताना पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक दिन मानसी करण से अकेले में बात करती है। करण, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम हर छोटी बात के लिए दीदी से क्यों पूछते हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम बच्चे नहीं रहे, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखो। अरे मानसी, तुम भाभी को नहीं जानती। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरे लिए मेरी सिर्फ भाभी नहीं बल्कि माँ जैसी है। उनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चलता। माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। और देखो, इस घर की सारी चाबियां और तिजोरी का कंट्रोल उन्हीं के पास है। तुम कमाते हो पर पैसे दीदी के हाथ में दे देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मानसी की ऐसी बात सुनकर करण कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब मानसी धीरे धीरे करण के कान भरना शुरू कर देती है और सुहानी को इस बात की भनक भी नहीं लगती। एक दिन दोपहर के समय सुहानी ने करण की पसंद की खीर बनाई होती है। करण बेटा, जल्दी आ, देख मैंने तेरे लिए बादाम वाली खीर बनाई है। तू हाथ मुंह धोकर आजा, मैं परोसती हूँ। भाभी के मुंह से बादाम वाली खीर का नाम सुनकर करण बहुत खुश हो जाता है और जैसे ही करण आने वाला होता है कि मानसी उसे रोक लेती है। करण रुको ना, मैंने आज तुम्हारे लिए बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया है। ये खीर वीर छोड़ो, रोज रोज वही पुराना खाना। चलो मेरे कमरे में बैठकर खाते हैं। पर मानसी, भाभी ने इतनी मेहनत से बनाई है, एक कटोरी खा लेता हूँ, वरना उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, तो मेरी पसंद की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम वो खीर खाने गए तो आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें चुनना होगा उनकी ममता या मेरा प्यार। ऐसी बातें सुनकर बेचारा करण उलझन में पड़ जाता है और वो मानसी के साथ कमरे में चला जाता है। सुहानी डाइनिंग टेबल पर खीर की कटोरी लिए खड़ी रह जाती है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुद को समझा लेती है। कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, करण को अपनी पत्नी को समय देना चाहिए। मैं बेकार में ही भावुक हो रही हूँ। इस तरह सुहानी खुद को संभाल तो लेती है, पर वो नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उसका बेटे जैसा देवर उससे अलग होने वाला है। समय बीतता है और मानसी का रवैया और खराब होता जाता है। वो अब घर के बंटवारे की बात करने लगती है। एक दिन शाम को जब विवेक ऑफिस से आता है तो देखता है कि घर में काफी शांति है और हॉल में मानसी अपना बैग लेकर खड़ी होती है। विवेक भाई साहब, मुझे इस घर में घुटन होती है। मुझे और करण को अलग रहना है। हम शहर के दूसरे हिस्से में नया फ्लैट ले रहे हैं और हम कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या बोल रही हो मानसी? करण, तू चुप क्यों है? तू जानता है ना कि सुहानी ने तेरे लिए क्या क्या किया है। तू हमें छोड़कर जाएगा? भाई, मानसी सही कह रही है। यहाँ रोज रोज के टोकने से अच्छा है कि हम अलग रहें। भाभी माँ का प्यार अब मुझे घुटन जैसा लगने लगा है। वो हर बात में टोकती है, ये खाओ वो पहनो, यहाँ मत जाओ। सुहानी ये सुनकर जैसे पत्थर की बन जाती है। उसे अपनी सास को दिया हुआ वादा याद आता है। करण, क्या मैंने वाकई तुझे कभी ये महसूस होने दिया कि तू मेरा देवर है? मैंने तुझे अपना बेटा माना। क्या बेटे माँ को छोड़कर चले जाते हैं? दीदी, ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। आपने उसे पाला तो क्या एहसान किया? वो आपका देवर था, आपकी जिम्मेदारी थी, अब वो मेरा पति है। चलिए करण, हमें देर हो रही है। करण बिना पीछे मुड़े मानसी के साथ घर से बाहर निकल जाता है, तो वहीं सुहानी फर्श पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोती है। विवेक उसे संभालने की कोशिश करता है, पर सुहानी का दिल टूट चुका होता है। सुहानी, शांत हो जाओ। हमने उसे सब कुछ दिया, पर शायद उसकी किस्मत में हमारा साथ नहीं था। माँ ने तुमसे वादा मांगा था, तुमने उसे बखूबी निभाया। अब वो बड़ा हो गया है, उसे अपनी गलतियों से सीखने दो। विवेक की बात सुनकर सुहानी कुछ नहीं कहती और उसके गले लगकर वो फूट फूट कर रोती है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। करण और मानसी अलग रह रहे होते हैं। शुरू में तो करण बहुत खुश था क्योंकि उसे आजादी मिली थी, पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मानसी को उससे ज्यादा उसके पैसों से प्यार था। मानसी दिन भर किटी पार्टी और शॉपिंग में रहती और करण को रात को घर आकर खुद खाना बनाना पड़ता। ऐसे ही एक रात करण थका हारा आता है और मानसी से कहता है, मानसी, बहुत तेज भूख लगी है, क्या आज भी खाना नहीं बनाया? अरे यार करण, मैं थक गई हूँ, बाहर से कुछ मंगा लो ना। और सुनो, मुझे ना वो नया डायमंड नेकलेस चाहिए, कल पैसे ट्रांसफर कर देना। मानसी, पिछले महीने तो तुमने शॉपिंग की थी, मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। बिजनेस में भी थोड़ा घाटा चल रहा है। पैसे नहीं है तो अपने भाई से मांगो, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारा भी तो हक है उसमें। जाओ और अपना हिस्सा लेकर आओ। मानसी की ऐसी बातें सुनकर अब करण को पहली बार सुहानी की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे सुहानी उसके आने से पहले ही उसकी पसंद का खाना टेबल पर सजा कर रखती थी। उसकी एक छींक पर सुहानी रात भर जागती थी, पर बेचारा कुछ नहीं कहता। करण आज बिना कुछ खाए सो जाता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब करण का बिजनेस पूरी तरह डूब जाता है और बैंक वाले उसके फ्लैट को जब्त करने का नोटिस भेज देते हैं। क्या फ्लैट बिक जाएगा? तो मैं कहाँ रहूंगी? देखो करण, मैं गरीबी में नहीं रह सकती। मेरे पापा मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मुझे फोन करना। लेकिन मानसी, तुम मेरी पत्नी हो, तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ कैसे छोड़कर जा सकती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं ऐसी कंडीशन में कैसे रह सकती हूँ यार। तुम्हें कहा था अपने भाई से अपना हिस्सा ले लो, पर तुमसे वो भी नहीं लिया गया। इतना बोलकर मानसी वहां से चली जाती है। मानसी करण को मुश्किल वक्त में छोड़कर चली जाती है। करण सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास न घर था, न पैसे और न ही वो पत्नी जिसके लिए उसने अपनी माँ जैसी भाभी को छोड़ा था। वो हारकर पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। बारिश हो रही होती है और करण पूरी तरह भीगा हुआ होता है। भाभी, भाई। पागल लड़का, इतनी बारिश में भीग गया? तुझे पता है ना तेरी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। जल्दी अंदर आ, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय और गरम पकौड़े लाती हूँ। करण सुहानी के पैरों में गिर जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं उस चमक धमक वाली दुनिया में अंधा हो गया था। मानसी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने आपके प्यार को घुटन समझा, पर असली घुटन तो उस अकेलेपन में थी। करण, सुहानी ने इन 6 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जब उसने तेरे लिए थाली न लगाई हो। वो हमेशा कहती थी मेरा करण आएगा, वो भूखा होगा। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। चुप कर पगले, तू मेरा बेटा है और ये तेरा घर है। देवरानी तुझे ले गई थी, पर एक माँ की दुआ तुझे वापस खींच लाई। अब कभी जाने की बात मत करना। इस तरह करण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुहानी से माफी मांगता है, जिसके बाद सुहानी उसे माफ कर देती है और इस तरह वो एक बार फिर अपने पुराने घर में पहले वाली जिंदगी गुजारने लगता है। और फिर पता है क्या हुआ?
क्या हुआ बता? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है, मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? एक नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख, तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। हैं? मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे है। वाह, कितनी प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल, बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया शर्माते हुए वहां से चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी? कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार, तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली, शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख, जयेश भी वैसा ही है और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं। अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पटब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा, अब तो तू खुश है ना? ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे। तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी।
अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है? सुधा, देखना जरा। मैं हूं माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर, अरे नंदिनी, ऐसे अचानक? अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे। मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, ए सुधा, सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। उनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी ज्यादा जानती नहीं उनके बारे में। यार मुझे चिंता हो रही है। किस बात की? अरे यार, अभी तक तो हम लोग खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर नंदिनी दीदी मुझे थोड़ी खूंखार टाइप लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। जया का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था, और इसीलिए अब नंदिनी की वजह से सुधा और जया भी घर में शांत ही रहने लगे। फिर एक दिन खाने पर, अरे जया, दाल तुमने बनाई है ना? हाँ जी मम्मी, मैंने बनाई है। एक बार चेक कर तो देख, कितना तेज नमक है। मस्ती अपनी जगह है, पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा करो बेटा। जी मम्मी जी। कमला गुस्से में खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई, और ये देखकर जया और सुधा घबरा गए। अरे यार सुधा, तू देख नहीं सकती थी क्या? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी ही कहा था कि उसमें नमक भर ही दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं कैसे नमक इतना तेज हो गया। तू रहने दे यार, बस एक काम दिया था तुझे। इतना कहकर जया गुस्से में वहां से चली गई। बाद में सुधा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जया नहीं मानी। फिर कुछ दिनों के बाद, जया सुन ना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। बता। यार मेरी एक साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे। जया ने गुस्से में सुधा से उसकी साड़ी ले ली। उधर कपड़े धोकर जया छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी साड़ी लेने छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से भी ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में जमीन पर पड़ी थी। ये देखते ही सुधा भड़क गई और तेजी से नीचे उतरी। जया, ओ जया, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ बोल देती ना, उसे ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी? देख, मैंने तुझे कहा था कि मैंने जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था, पर तू है कि अब उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझ सबसे कोई बात नहीं करनी। ओए सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से भाड़ में जा तू, समझी? जया के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां उनकी सास कमला आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आपस में मत लड़ो। देखिए ना मम्मी जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी जी कसम से मैंने नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी से कह दो कि ये यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए ये मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है। कमला की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास ही खड़ी नंदिनी के तो पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा, लेकिन तू तो मेरे ही घर को उजाड़ने लगी। मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई कर दी। उस दिन दाल में जब तूने नमक डाला था तो मैंने सब देख लिया था। मैं तो बस जय को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैंने खुद देखा कि कैसे तूने छत पर जाकर सुधा की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा किया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कह दूं, चली जा अपने घर। और तुम दोनों, तुम तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसी कैसी दोस्ती है ये? चलो एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर सुधा और जया एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खुलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।